नमस्कार साथियों, जीके स्कूल मटानावाला में आपका स्वागत है। आज जानेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आखिर ये अधिनियम पारित हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या रही। हमने आपको हर एक्ट के पीछे की कहानी बताने का प्रयास किया, क्योंकि ये जितने भी एक्ट पारित हुए अब तक के, इनके पीछे कोई ना कोई परिस्थितियों का जोर हमेशा रहा। तो सबसे पहले इस एक्ट को पारित करने से पहले क्या होता है, देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है, फ्रांस का सम्राट, इसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी। अब ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत चूंकि ये क्या हो गया था, अब यूरोप का स्वामी बन गया था, सारे यूरोप का स्वामी ये कौन बन गया था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसने ऑर्डर जारी किया कि आप इंग्लैंड के, देखिए इसने इंग्लैंड के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर व्यापार को रोकने का प्रयास, देखिए यूरोप का स्वामी बन गया। अब इसके लिए केवल एक शक्ति ऐसी थी जिसको हराना इसके लिए जरूरी था, और वो थी इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का काम करना चाहता था नेपोलियन। तो इसने नेपोलियन ने क्या किया, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों पर संधियां कर करके अपना वर्चस्व स्थापित किया था, और इसीलिए इसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी। इंग्लैंड के लोगों के लिए अब यहाँ व्यापार करना मुश्किल हो गया। तो चूंकि भारत में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, पूर्ण रूप से भारत पर एक ही ऐसी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत पर एकाधिकार के अधिकार से भारत पर व्यापार करती थी। अब चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड के लिए एक दुविधा का कारण बन गया, तो इंग्लैंड के जो अन्य व्यापारी थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया, आंदोलन भी कहीं ना कहीं चलने लगे कि आप जो हैं, सरकार जो है, इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एकाधिकार को समाप्त कीजिए। अब सरकार भी दबाव में थी, इसीलिए एक एक्ट लाया गया, और वो एक्ट था चार्टर अधिनियम 1813 का। यानी इस एक्ट से क्या क्या बदलाव किए गए वो आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, इंग्लैंड में जो आंदोलन हुआ कि आप जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करें और ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को व्यापार करने की छूट प्रदान करें, तो सरकार ने ये मांगे उनकी मान ली। इसके बाद हम बात करें इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या रहीं। देखिए विशेषताओं की हम बात करें इस एक्ट की, यानी कौन से एक्ट की, 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम बना इन परिस्थितियों के आधार पर, तो इसमें क्या क्या कानूनी जो मसौदे तैयार किए गए वो थे। तो सबसे पहले हम बात करें, पहला था सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत आगमन की छूट दे दी गई, और इन ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार की अनुमति दे दी गई। क्या कर दिया गया, व्यापार की अनुमति दे दी गई। इसके बाद और क्या क्या इस एक्ट में किए गए वो देखिए आप। दूसरा इसमें क्या हुआ, मुख्य रूप से EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये केवल चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती थी। सिंपल शब्दों में आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, भारत में इतने वर्षों से ये जो एकाधिकार था इनके पास व्यापार करने का, वो अब समाप्त कर दिया गया। कौन से एक्ट से, 1813 के। चीन के साथ इसका जो चाय का व्यापार था वो लागू रहा इस एक्ट से। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या क्या कानून लागू किए गए आपको बताएं। तीसरा क्या हुआ, कंपनी के शेयरधारक, कौन, कंपनी के शेयरधारक जो थे, यानी जिन्होंने अपने पैसे लगा रखे थे, जिन्होंने शेयर पर चला रखे थे,
शेयरधारकों को कुल मुनाफे का 10.5% लाभ मिलना तय किया गया। किससे? ये जो लाभ था, देखिए ये लाभ कौन सा, यानी कंपनी जो भारतीय राजस्व से जो कमाती है, भारतीय राजस्व से जो कंपनी को लाभ हुआ, उसके जो शेयरधारक थे, जिन्होंने मान लीजिए भाई उदाहरण के तौर पर ये 10 लोग कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चला रहे हैं, तो उनको केवल 10.5% हिस्सा जो है वो ही मिलेगा। बाकी जो हिस्सा था वो ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। ये जो कानून बनाया, इसमें ये घोषणा की गई। इसके बाद ये इसी कानून के अंतर्गत क्या किया गया, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आगमन की अनुमति इनको प्रदान कर दी गई। यानी आप जो हैं ईसाई धर्म के प्रचारक हैं वो यहाँ आ सकते हैं, और इनको कलकत्ता में, देखिए क्योंकि भारत में ईसाई तो रह ही रहे थे, इनके लिए क्या किया गया, कलकत्ता में एक गिरजाघर की स्थापना की गई। क्या किया गया, एक गिरजाघर और एक बिशप और 3 पादरियों की नियुक्ति। अब आपसे पूछा जाए कि एक बिशप, एक गिरजाघर और 3 पादरियों की नियुक्ति कलकत्ता में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए की गई, किस एक्ट के द्वारा? तो ये 1813 एक्ट के द्वारा ये कानूनी मसौदा इसमें जोड़ा गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या किया गया, नियंत्रण बोर्ड जो था, नियंत्रण बोर्ड को परिभाषित किया गया। यानी इसको सिंपली बताया गया कि भाई ये क्या काम करेगा, नियंत्रण बोर्ड को परिभाषित किया गया। दूसरा क्या किया गया, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति का विस्तार किया गया। शक्ति का विस्तार यानी अब ये निगरानी रखने का कहीं ना कहीं इनको जो है टेंडर दे दिया गया नियंत्रण बोर्ड को। इसके बाद हम बात करें, देखिए कंपनी 1 लाख रुपए, कितने रुपए, 1 लाख रुपए किस पर खर्च करेगी, भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी। और ये शिक्षा कौन सी, यानी किस शिक्षा को वर्चस्व दिया गया, साहित्य, देखिए साहित्य और विज्ञान की जो शिक्षा थी उसके लिए कंपनी अपने मुनाफे में से, कंपनी जो है अपने मुनाफे में से 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर जो है वे करेगी। ये नियम इसमें बनाया गया 1813 एक्ट के द्वारा। इसके अलावा क्या किया गया, देखिए इसके अलावा भारतीय ब्रिटिश सेना में, भारतीय सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कितनी निश्चित कर दी गई, 29,000 इनकी संख्या निश्चित कर दी गई। किस एक्ट के द्वारा, 1813 का जो एक्ट था, इसमें भारत की जो सेना थी उस समय EIC कंपनी के पास, उसमें ब्रिटिश सैनिक 29,000 रहेंगे। और इसी सेना को जो है, देखिए इस सेना में कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो कंपनी क्या कर सकेगी, कंपनी भारतीय सैनिकों के ऊपर नियम व कानून लागू कर सकती है। क्या कर सकती है, कानून लागू कर सकती थी इस कानून के द्वारा। अगला क्या किया गया, देखिए अगला जो इसी में कानून बना, इसमें भारतीय कोर्ट जो थे, यानी कोर्ट तो आपने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, भारतीय कोर्ट जो है ना, उनको ब्रिटिश विषयों पर, यानी ब्रिटिश विषयों पर अधिक अधिकार दे दिए गए। क्या कर दिया गया, अधिक अधिकार दे दिए
गए। भारतीय कोर्टों को, यानी उस समय जो भारत में कोर्ट थी अंग्रेजों की, उनको ब्रिटिश विषयों पर ज़्यादा अधिकार 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा दिए गए। 9वां क्या किया गया इसके अंदर, देखिए भारतीय सैनिकों के लिए नियम और कानून तो लागू कर दिए। 9वां, ब्रिटिश व्यापारी और कौन है, इंजीनियर, इनको क्या किया गया, भारत बसने की अनुमति दी गई। यानी अब ये लोग भारत में बस सकते थे। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। और ये लाइसेंस कौन देगा, संचालक बोर्ड या फिर नियंत्रण बोर्ड, इनसे आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद में एक इनका अंग्रेजों का एक स्थानीय निकाय था। आज की यदि आप बात करें नगर पालिका की भांति, तो देखिए इनका एक स्थानीय निकाय था। समझिए आप, स्थानीय निकाय। देखिए स्थानीय निकाय जो था, इसमें अंग्रेजों के कानून, यानी ये स्थानीय निकाय अंग्रेजों ने बनाया था। और इस स्थानीय निकाय के अंतर्गत जो भारतीय आते थे, एक स्थानीय निकाय था उस समय जब गुलाम भारत की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के इस पर कानून थे। इसके अंतर्गत जो भारतीय आते थे, भारतीय पर कर लगा दिए गए। क्या कर दिए गए, कर लगाए इस एक्ट के द्वारा। देखिए वो कर कौन से थे, यदि हम कर की बात करें तो वो थे सफाई कर, ये आप याद रखना, सफाई कर, और एक था चौकीदारी कर। ये कर इन पर लगा दिए गए, किन पर, भारतीयों पर। यदि ये कर जो है भारतीय नहीं देंगे, सारे भारतीयों पर नहीं था, स्थानीय निकाय के अंतर्गत जो भारतीय आते थे, यानी इसके अंतर्गत जो भारतीय आते थे, यहाँ लिखूँ आप, ये भारतीय यदि कर नहीं देंगे, कर नहीं देने पर दंड का प्रावधान, किसका प्रावधान कर दिया गया, यानी इन पर जुर्माना अब लगना तय हो गया। इनका अंग्रेजों का एक स्थानीय निकाय था। अब देखिए एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि ब्रिटिश सभी जो वित्तीय मामले थे, वित्तीय मामलों, देखिए इनको छोड़ करके वित्तीय मामले किसके पास रहेंगे, कंपनी के पास। ठीक है, यहाँ ऐसे समझ लीजिए आप, वित्तीय मामले किनके पास रहेंगे, कंपनी के पास। और जो अन्य मामले थे, अन्य सभी जो भी मामले थे, उनका जो अंतिम निर्णय है, यानी वित्तीय मामलों को छोड़कर के अन्य सभी जो मामले थे, उनका अंतिम निर्णय कौन करेगा, अंतिम निर्णय ब्रिटिश क्राउन के पास रहा, ब्रिटिश क्राउन। यानी अन्य जो मामले थे उनका अंतिम निर्णय ब्रिटिश क्राउन करेगा। ये सारे जो कानून थे इस एक्ट में बनाए गए। तो ये सब जो कानून थे इस परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं, आपको ये सब याद करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले भाग में किसी दूसरे एक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।